हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिए इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उस एग्जाम के लेवल का है। तो प्लीज़ इसको जरूर से देखिएगा और देखने के बाद ये जरूर प्रयास करेगा कि 25 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आपके मार्क्स 23 से ऊपर होने चाहिए, तब तो आप बेटर कंडीशन में हो। अदरवाइज आपकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है तो इस प्रैक्टिस सेट को से जुड़िए और आप अपने आप को आंकिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चाहिए हमारे पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट्स तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम study91.org। वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं और फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आपको ये पता चल पाए कि कितने वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। और ये देखिए येलो कलर का एक लिंक मैंने दे रखा है जहाँ पर इस टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी वीडियोज आपको दिख जाएंगे। तो आप वहाँ पे क्लिक करिए और सभी वीडियो जितने भी टेस्ट सीरीज बनाए गए हैं उन सभी को देखिए। आज के टेस्ट सीरीज में हम टेस्ट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर कि किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आया करे तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। छोटा सा निवेदन, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। तो पहली बात तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मुक्त व्यापार क्या होता है। फ्री ट्रेड क्षेत्र जो होते हैं, फ्री ट्रेड एरिया जिसको एफटीए बोला जाता है, ये होते क्या हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मुक्त बाजार की नीति अपनाई जाती है। मुक्त व्यापार वाले क्षेत्रों में मुक्त बाजार की नीति अपनाई जाती है। अभी मुक्त बाजार की नीति माने क्या होता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि सरकार जो है निर्यात को तो प्रोत्साहित करती है लेकिन आयात को कम प्रोत्साहित करती, उसको हतोत्साहित करती। क्यों? क्योंकि उससे हमारा रिजर्व जो है कम होता है। ठीक है। तो याद रखें, निर्यात निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करती है लेकिन आयात को घटाने के लिए उस पर शुल्क वगैरह लगा देती है। लेकिन ये जो एफटीए वाला क्षेत्र होता है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है, यहाँ पर निर्यात और आयात पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मली जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ना तो आप हमेशा यहाँ पे ज़्यादातर लोग पहला वाला ऑप्शन टिक करते हैं कि आयात को हतोत्साहित करते हैं। क्यों भाई, क्यों सरकार हतोत्साहित क्यों करेगी? ये अलग बात है कि सरकार चाहती है कि आयात व्यक्ति कम करे, इसलिए उस पर जो है कड़े प्रतिबंध लगाती है और ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है, लेकिन हतोत्साहित नहीं करती है। ठीक है। तो ये कहना सरकार गलत है यहाँ पर। दूसरा तो सही है। तीसरा है कि निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। हाँ, तो ये बात सही है, किसी तरह का शुल्क नहीं होता कई जगहों पर। और आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, नहीं ये गलत है चौथा वाला। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा बिल्कुल सही, वो आपका दो वाला होगा। आगे है गैर कर राजस्व को डैश के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों कि गैर कर जो राजस्व होता है यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, ये सरकार की उस आय को कहा जाता है जो करों के अलावा अन्य स्रोतों से मिलती है। ध्यान दीजिएगा, टैक्स के अलावा जो अन्य इनकम होती है, अन्य सोर्सेज होते हैं सरकार की इनकम के, वहां से शामिल होती है। अब आप कहोगे सर ये कौन कौन सी इनकम होती, किसको हम माने कि कौन गैर कर राजस्व की इनकम है? तो दोस्तों सरकार जो हमसे ब्याज ले रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम काम कर रहे हैं, रेलवे जो काम कर रहा है, डाक विभाग जो काम कर रहा है, शिक्षा के तहत जो सरकार टैक्स लेती है, सिंचाई या वन आदि के क्षेत्रों पर जो सरकार को लाभ होते हैं। ठीक है। तो ये सब आपके गैर कर राजस्व, कर माने टैक्स, इस पर टैक्स थोड़े लग रहा है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिए इनमें से क्या सही हो जाएगा आपका, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना। ठीक है। इसमें सुधार करके हम अपने गैर कर राजस्व को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसी तरफ जो नगर निगम वगैरह आता है वो भी इसी में आता है। ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो आपको पता होगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। कितने में? 1336 में हरिहर बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने किया था। विजयनगर साम्राज्य पे कई सारे वंश चले हैं। ठीक है। और उसमें से विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन रहा है? तो राजा कृष्णदेव राय, ये सबसे फेमस राजा रहा है। और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों का जो आगमन था वो सन 1500 के आसपास हुआ था, क्योंकि 1498 में तो पहली बार जो है पुर्तगाली आया था। कौन? वास्को डिगामा भारत आया था मई में। ठीक है। और उसके बाद सन 1500 से
पुर्तगालियों का आना जाना स्टार्ट होता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर मैं 1500 की बात करूँ तो राजा कृष्णदेव राय जो हैं ये सन 1500 ईस्वी से संबंधित हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इनका उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ से कोरिलेट करके आप आंसर को निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको याद भी तो होना चाहिए कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर था, कितने नंबर का, नंबर दूसरे पे। ठीक है, पहला अल्मीडा था, दूसरा अल्बुकर्क था। ठीक है, और इसका काफ़ी नज़दीकी संबंध था राजा कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय गद्दी पर कब बैठे थे? 1509 ईस्वी में बैठे थे गद्दी पे। ठीक है, तो याद रखेगा। और यही अल्बुकर्क दोस्तों वही है जिसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के खिलाफ लड़ाई किया था, और उस लड़ाई में किसको सहायता दिया था? राजा कृष्णदेव राय को सहायता दिया था। ठीक है, ये सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन कौन था? अरे इसी ने तो बंगाल का विभाजन कराया था। ठीक है, 1899 से लेकर के 1905 तक ये जो है वायसराय रहा है भारत में। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कार्य इसके समय में नहीं हुआ? तो बंगाल विभाजन इसके समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, ये कार्य भी इसके समय में हुआ था। अकाल आयोग, ठीक है, ये भी इसके समय में हुआ था। और अगला है हंटर आयोग का गठन। तो हंटर आयोग जो था दोस्तों ये 1882 में गठित हुआ था। ठीक है, इस समय डफरिन का समय था। किसका था? लॉर्ड डफरिन का समय था। तो हंटर आयोग याद रखेगा। इसके अलावा वुड डिस्पैच भी सुना होगा, वो 1854 में था। तो ये दोनों अलग अलग थे, इसलिए याद रखेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा काम इसके समय में नहीं हुआ था? तो हंटर आयोग का गठन इसके समय में नहीं हुआ था, अकाल आयोग का हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, दो देशांतर के बीच की रेखाखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक गोरे नाम के व्यक्ति ने ढूंढा था कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम जो लंबाई हो कितना, 111 किलोमीटर की लंबाई, इसलिए गोरे व्यक्ति का नाम था। तो गोर उस लाइन को नाम रख दिया है, उस खाने को गोर कहा गया, गोर या गोरे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताना चाहूँगा। मान लीजिए ग्लोब है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और दो देशांतरों के बीच की जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो कौन किससे डिसाइड होती है? तो गोर से। ठीक है, आगे, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आपको पता होगा दोस्तों, काला पानी जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल हुआ करती थी। ठीक है, जहाँ पर काला पानी की सजा दिया जाता था, या इसको ब्लैक वाटर्स के नाम से भी जाना जाता था। होता क्या था, जो भी हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी होते थे, अंग्रेज उनको दंडित करने के लिए सुदूर अंडमान निकोबार के में भेज देते थे। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता था, ना खाने के लिए कुछ, अब आदमी को पीने के लिए जल भी नहीं था, क्योंकि समुद्र का किनारा जरूर था, लेकिन अभी समुद्री जल तो आदमी पी के अपने जीवन का निर्वाह कर नहीं सकता है, तो ऐसे में वो तड़प तड़प के मर जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार के पास सेलुलर जेल हुआ करती थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सितारा देवी का संबंध किससे है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित हैं, और एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है कथक, आपको पता होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिन्होंने गीतांजलि की रचना किया था, ठीक है, उन्होंने इनको नृत्य सम्राज्ञी कहा है, यानी नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया है। कभी कभी दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कथक क्वीन किसको कहा जाता है? तो याद रखिए, सितारा देवी को ही दोस्तों कथक क्वीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह नाम उनको किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कथक दोस्तों ये कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। ठीक है, और गरबा जो है दोस्तों ये गुजरात का होता है। ठीक है, गुजरात में होता है गरबा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? ठीक है, तो अगर आर्थिक नियोजन की बात करेंगे दोस्तों, तो आर्थिक नियोजन जो है यह समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, और गलती से यहाँ पर आप मिश्रित मत करिएगा, मिक्स्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ऐसे में लोगों को यही लगता है कि उत्तर ये होगा, बट गलत हो जाएगा। आर्थिक नियोजन कहाँ की अर्थव्यवस्था में शामिल होता है? पूंजीवादी में नहीं, समाजवादी में। ठीक है, आगे है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किस अभिनेता को ये मिला है। ये मिला है दोस्तों अक्षय कुमार को। ठीक है, और किस मूवी के लिए मिला था? तो रुस्तम में उन्होंने अपने कार्य के लिए उनको जाना जाता है। रुस्तम अभी मूवी आई थी। ठीक है, काफ़ी पुराने पैटर्न पे 90 के दशक पे वो मूवी बनी थी। ठीक है, उसी समय का सीन दिखाया गया यहाँ पर, तो इसको याद रखिएगा। 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत ये पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है,
आगे है बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए भारतीय ध्वज के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहली बात तो ये जानिए कि बांग्लादेश की आज़ादी कब मिला था, तो 1972 में मिला था। ठीक है, और 1972 में ही वहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया गया था। अच्छा, वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज में होता क्या है, तो पीछे हरे कलर की एक पृष्ठभूमि होती है और उस पर एक लाल रंग का गोला होता है, और बांग्लादेश पर सूर्योदय को ये लाल गोला दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल के लिए यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। कह रहा है इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, सही है। हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है, सही है। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 होता है, ये गलत है। ठीक है, और आगे है मध्य चक्र, ये भारत का है। मध्य चक्र की त्रिज्या की लंबाई का 5वां हिस्सा होता है, तो ये भी जो है सही है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलत है। आगे है ऑक्सीजन अणु कैसा होता है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, ऑक्सीजन को इंडिकेट किया जाता है O2 से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विपरमाणु के नाम दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, वो भी द्विपरमाणुक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये अगर क्वेश्चन आप सभी बता दीजिए तो मैं जान जाऊँ कि नहीं वाकई आप जो है पढ़ने में तेज हैं। सोच समझ के बताइएगा जरा। कह रहा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H प्लस आयन देते हैं, प्लस थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। अब एक ही सही हो सकता है, चाहे H प्लस हो सकता है, चाहे OH माइनस हो जाता है। तीसरा है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH माइनस आयन देते हैं। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ खुद ही आपको। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अम्ल जो होता है दोस्तों, ये स्वाद में खट्टा होता है और हमेशा H प्लस आयन देता है। क्या देता है, OH माइनस नहीं देता है। OH माइनस गलत है, OH माइनस क्षार देता है। तो ध्यान दीजिएगा, H प्लस अम्ल देता है, OH माइनस क्षार देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक कहे जाते हैं। तो जो भारत के कैग होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को सार्वजनिक पर्स का संरक्षक माना जाता है। और इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः होता है। क्या अर्थ होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब, तो याद रखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात यदि इन लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक खेत है दोस्तों, उसमें काम करने के लिए 2 व्यक्ति पर्याप्त हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति है, उसके घर में 4 लोग हैं और चारों लोग इसी खेत में काम करते हैं। तो 2 व्यक्तियों का काम 4 लोगों के द्वारा किया जाता है, मतलब 2 लोग यहाँ फालतू में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर उनके रहने से उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमारे देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक लोग जो है बैठकर एक ही बिजनेस में लगे होते हैं, ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो पूछ रहा है कि जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं, ये तो गलत है। वैकल्पिक रोजगार गलत है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, सही है बिल्कुल। कैसे, मैंने बताया ना, ज्यादा लोग आने के बाद भी उत्पादकता बढ़नी चाहिए ना, फिर 4 लोग हैं तो उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये हो जाता है आपका शून्य, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा और ये तो गलत ही है। तो यहाँ याद रखिए तीसरा सही हो जाएगा। आगे है राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दिया है। अच्छा, राज्य वित्तीय निगम को दोस्तों स्टेट, एफ फॉर फाइनेंशियल या फाइनेंशियल, और सी फॉर निगम। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, SFC, यानी राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए सहायता दिया है। चलिए इसका उत्तर बताइए दोस्तों। पहला है कृषि फार्म, दूसरा है कुटीर उद्योग, तीसरा है मध्यम और होना चाहिए, और नहीं यहाँ पर, मध्यम और लघु उद्योग, और बड़े पैमाने पर उद्योग। तो याद रखिए जो SFC होता है, ठीक है, ये मध्यम और लघु उद्योगों को फाइनेंस करता है। बाकी कृषि वालों को तो नाबार्ड बैठा है ना, किसी और ना कुटीर के लिए नाबार्ड बैठा है। ठीक है, बड़ों के लिए सिडबी वगैरह बैठे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लघु एवं मध्यम उद्योग। आगे निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण प्रमाण नहीं होता दोस्तों, अच्छा प्रमाण की उपाधि ली थी, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है दोस्तों। प्रमाण यहाँ पर कुछ नहीं होता, परम होता है, परम की उपाधि। और अगर प्रमाण होगा तो इसका उत्तर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर ये होगा परम होगा तो याद रखिए नागभट्ट ने, नागभट्ट दूती भी यहाँ लिखा होना चाहिए, नागभट्ट दूती की उपाधि थी परम। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
और जरूरी है इसको याद करना, ठीक है। अच्छा, प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, तो वो था मिहिर भोज, ये भी याद रखिए। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, मिहिर भोज था, ठीक है। कब से कब तक, तो याद रखिए 1836 से 1885 ईस्वी तक रहे हैं मिहिर भोज, ठीक है। ये विष्णु भक्त थे और इसीलिए दोस्तों इनको आदि वराह की उपाधि दिया गया है, ठीक है। क्या, आदि वराह, क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी नाग भट्ट द्वितीय, ठीक है, ये जो कि वत्सराज का पुत्र था, 805 से लेकर 833 तक गद्दी पे बैठा था, ठीक है। उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, इस तरह की उपाधियों को धारण किया था। तो वही एक मैच करता है परम, तो प्रणाम नहीं है, परम ही होना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, टेलीग्राफ लाइन दोस्तों, ट्रेन थी जो चली थी वो थाने से मुंबई, और जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कलकत्ता से आगरा। याद रहेगा आपको, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेलीग्राफ लाइन कहाँ से, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन यहाँ चलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो लाइन थी ये काफ़ी लंबी थी, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, वाराणसी और अन्य शहरों में टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखिएगा, जो पहली है वो कलकत्ता से आगरा, और सन तो वही 1853 में आपकी ट्रेन चली थी, और 1854 में टेलीग्राफ लाइन, वही डलहौजी के समय में, उसी समय का सारा काम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, क्या होता है, वह तिथि जब, जब इक्विनॉक्स, यार इंग्लिश में दे दिया है इक्विनॉक्स को दोस्तों, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषु। ज्योग्राफी का अगर आप लोग सीरीज देखें तो उसमें मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, विषु या इक्विनॉक्स यानी एक ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और ऐसा होता कहाँ पे, जो 0 डिग्री लाइन होता है, जो भूमध्य रेखा होती है, जो विषुवत रेखा होती है, ऐसा वहाँ पर होता है, ठीक है, विषुवत रेखा पर। तो याद रखिए, जहाँ पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है, वहाँ पर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ तो सबसे लंबी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। जलीय सीमा लगती है दोस्तों भारत की श्रीलंका के साथ, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो डी वाला आंसर हो जाएगा। आगे, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गुरु नानक जी का, जल्दी से बता दीजिए। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है। कैसे मुझे याद है, तो याद रखिए 1869 में महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे, ठीक 400 साल बाद। तो याद रखिए 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, 15 अप्रैल को इनका जन्मदिन है। और ये लाहौर के पास एक जगह है दोस्तों, तलवंडी, कौन सी जगह है, तलवंडी, ठीक है। अभी तो उसको ननकाना साहब जाना जाता है, प्रेजेंट टाइम में ननकाना साहब फेमस जगह है, तो तलवंडी में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है 48वें विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WEF, ठीक है। 48वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुई, जल्दी से बता दीजिए। 2018 का क्वेश्चन है, इस बार 49वां होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हुआ था स्विट्जरलैंड के दावोस में, कहाँ पे हुआ था, दावोस में। तो स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, दावोस अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। और याद रखिएगा इसमें जो है नरेंद्र मोदी जी भाग लिए थे यहाँ से जाकर के, भारत से। आगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 के मेजर ध्यानचंद के प्राप्तकर्ता नहीं है, अच्छा इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, किस कौन नहीं है यहाँ पर। तो पहला भूपेंद्र सिंह, ठीक है। दूसरा है सैयद शाहिद हाकिम, सुमेरई टेटे और ब्रिजभूषण मोहंती। तो यहाँ पे देखिए, जो भूपेंद्र सिंह नाम दे रहा है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एथलेटिक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो दूसरा नाम दे रहा है आपके शाहिद हकीम, ये फुटबॉलर हैं। और ये टेटे साहब, टे 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 हॉकी खेलते हैं, ये हॉकी का निशान भी बना हुआ है इनके सर पे, टेटे हॉकी खेलते हैं। और इन सभी लोगों को दोस्तों मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबसे अच्छा खेल खेलते हैं, और इनको अपने अपने खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है, तो यह ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो ब्रिजभूषण मोहंती हैं, ये इनको इस तरह का योगदान, ये सॉरी पुरस्कार अभी नहीं मिला है, तो आपका डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है, किस देश की सीमा चीन से लगती है, ठीक है। उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम या दक्षिण कोरिया। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर थाईलैंड जो है इसकी सीमा चीन से लगती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जैसे वियतनाम की, लाओस की, ठीक है, तो यहाँ पर लाओस तो नहीं है, वियतनाम, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है, ठीक है।
तो ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका राइट हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे दोस्तों की पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट एक तरह का कपड़ा होता है जो कि पॉलिस्टर और कपास इन दोनों का मिश्रण होता है। पॉलिस्टर क्या होता है दोस्तों? पॉलिस्टर एक तरह का फाइबर होता है, ठीक है, मशीन से बनता है, कृत्रिम ऊन इसको बोल सकते हो। तो याद रखिए पॉलिस्टर और कपास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे पॉलीकॉट बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक साधन है? कौन सा अक्षय? अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे में तो हमको एक ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए सौर ऊर्जा, ठीक है, लेकिन चलो सौर ऊर्जा का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो बाकी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता? जल्दी सोच के बताइए किसका क्षय इसमें से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु, ठीक है, वायु। वायु का क्षय नहीं होता, बाकी का क्षय हो सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और आज का जो कोर्स है दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है 25 क्वेश्चन का। ये देखिए ये जो लिंक है स्टडी 91 का, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं, जहाँ से आप ढेर सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एंशियंट मिडिवल मॉडर्न किसी का भी लेक्चर देखना है, आप सीधे क्लिक करिए और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जितने भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। हिंदी देखना हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जियोग्राफी हो, प्रैक्टिस सेट देखिए 7वें नंबर पे दिया गया, इसको भी कर सकते हो। इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, टेस्ट सीरीज का यहाँ पे ऑप्शन है। इन्वायरमेंट, हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री का रिवीजन कम समय में करना हो, जीएस का डोज देखना हो, यूपी स्पेशल देखना हो, स्टैटिक जीके देखना हो, एस्ट्रोनॉमी या ज्योग्राफी का एनसीईआरटी देखना हो, ये सारे प्लेलिस्ट आपको हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आप डायरेक्ट यहाँ भी अगर क्लिक करते हैं दोस्तों तो उसके पास आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, क्लिक करिए और देखिए जो कुछ भी आपको विषय देखना हो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करिए। क्यों शेयर करिए? क्योंकि देखिए इससे बहुत लोगों का भविष्य जुड़ा है। अगर आप शेयर करोगे तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है इतना, उन्हें ये सुविधा मिल सकती है, ठीक है। तो शेयर जरूर से करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसको देख पाएँ। और इस पीडीएफ को दोस्तों आप डाउनलोड कर लिया करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और लोग भी इस पीडीएफ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल सकें, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।